मुल्क दुश्मन जमात वो इस IMF के प्रोग्राम को साबोटाज करने पे तुले हुए हैं। हम इंशाल्लाह मुजाहिमत करेंगे। देखिए ये एक लंबी जंग है। IMF को क्या कह रहे हैं कि हमारे सियासी लीडर को आजाद किया जाए, तब पाकिस्तान को इमदाद दें। कि ईरान में भी मुकाबला करेंगे और रोड पे भी इनका मुकाबला करेंगे। जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, अब वो आगे नहीं चलने दे रहे। हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा रूल्स को वायलेट करते हुए और आईन को वायलेट करते हुए इब्तिदा की है। IMF के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। हम उस दिन भी भरपूर एहतजाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान को एक लंबे और बड़े पैकेज की ज़रूरत है, लेकिन आज PTI की क़यादत ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करेंगे। असद कैसर साहब कह रहे थे कि हमारी तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि हम बहुत आगे तक जाएंगे। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हम सदर का जब खिताब होगा जॉइंट सेशन से, तो हम वो खिताब के दौरान भी एहतजाज करेंगे। सदर तो पीपल्स पार्टी के हैं। साथ साथ IMF का वफ्द ज़रूर कॉन्शियस होगा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, क्या हुकूमत कंटिन्यू करेगी, सस्टेनेबल है ये सिस्टम। अगर वो कर्ज दें तो इस एहतजाज का ऐलान करके, मज़ाहमत की बात करके, क्या मुल्क को फिर श्रीलंका की तर्ज पर धकेलने की कोशिश तो नहीं हो रही। सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। क्या हम देखें कि PTI फिर एक बार लॉयर्स को अकामोडेट करेगी, क्योंकि कौमी असम्बली के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में बहुत इन्हसार लॉयर्स पर था। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ आज मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब शोएब शाहीन साहब ने, PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। जनाब कादिर ख़ान मंदोखेल साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ख़ान साहब मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब। आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। PTI ने आज एक ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि जी इंतखाबात में मुबैना धांधली को हम देख रहे हैं और इस वजह से हम दीगर अपोजिशन के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? जी, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, ये एहतजाज करें, जरूर करें। 2014 में भी जब इन्होंने 126 दिन का धरना किया था, तब भी IMF का प्रोग्राम जारी हो चुका था और उस वक्त भी बानी चेयरमैन ने कहा था, स्टेज पे खड़े होके IMF को मुखातिब करके कहा था कि इस हुकूमत को आप सपोर्ट ना करें, क्योंकि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम ये कर्जे वापस नहीं करेंगे। इनकी लंबी तारीख है मुल्क दुश्मनी की, वो जारी है आज तक। एहतजाज जरूर करें और जमहूरियत है अगर चाहते हैं, लेकिन अगर हमने 2014 के धरने से कुछ सीखा है और सीखना चाहिए, वो ये है कि चूंकि पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेकर कब्जा करने वालों और करोड़ों की मशीनरी तबाह करने वालों को सजा नहीं मिली, उन्हीं लोगों ने फिर 9 साल बाद जाकर रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा दी। और चूंकि कौमी असम्बली का जो पार्लियामान का जंगला है जो 2014 में गिराया गया, उनको सजा नहीं मिली, तो लिहाजा उन्हीं लोगों ने जाके फिर 9 मई 2023 खान साहब इसमें ज़रूर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब भी IMF के साथ कोई इंटरेक्शन होने लगता है, मसलन 2022 में हो रहा था तो 25 मई की लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया। अब चूंकि IMF ने आना था तो पहले हफ्ते के रोज़ एहतजाज होता रहा, फिर एक एतवार को कर दिया गया, बंदे ज़्यादा सामने नहीं आए थे। तो क्या यही वजह है कि अब जहराना रवैया अख्तियार किया जा रहा है, जहराना बयानात दिए जा रहे हैं ताकि पता चले कि हम एहतजाज कर रहे हैं, हम तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं? जी, ये एक वाज़े पैटर्न है सियासी इक़्तिदार के लिए। आज जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, ये मुल्क की किसी भी मफाद को दाव पर लगा सकते हैं। तो लिहाजा ये जो मुस्तकिल तरीका है, चाहे वो धरने के दौरान ये कहने का है कि लोग अपने बिल ना दें, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बानी चेयरमैन ने उस वक्त कहा कि जनाब आप अपनी रेमिटेंस हुंडी के जरिए भेजें, आप बैंकों के जरिए ना भेजें,
ताकि हुकूमत पाकिस्तान को फायदा ना हो। ये एक तारीख है मुल्क दुश्मनी की और अपने सियासी इक़्तिदार की खातिर मुल्क के मफादात को जो है आग लगाने की। बहरहाल पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। हम दोबारा भी निपटेंगे और इंशाल्लाह जिस तरह 2014 का धरना हमें नहीं रोक सका था, लोड शेडिंग खत्म करने से, महंगाई खत्म करने से, दहशतगर्दी खत्म करने से और मुल्क में जो टारगेट किलिंग थी उसको रोकने से, तो ये भी इंशाल्लाह नहीं रोक पाएंगे। लेकिन जो एहतजाज की शोएब शाहीन साहब आज बात की गई, बाकायदा कहा गया कि हम तैयारी कर रहे हैं, बाकायदा कहा गया कि पैगाम दे रहे हैं, मुल्क में आपकी क़यादत भी मानती है इकोनॉमिक क्राइसिस है, खुद खान साहब ने भी कहा आप लोगों से मुलाकात में कि IMF प्रोग्राम ज़रूरी है, लेकिन जब एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च होगी, तो फिर हुकूमत वक्त गुड गवर्नेंस की बजाय, मईशत पर तवज्जो की बजाय, वो तो फिर यही धरने जो हैं उन्हीं को हैंडल करने में लगी रहेगी, तो मुआशी तरक्की की बजाय तो तनाज़ुली की तरफ मुल्क जाएगा। देखें, आपके सवाल के तरफ आने से पहले मैं ज़रा आपको बता दूँ, आज इंटरनेशनल डे है इस्लामोफोबिया के हवाले से, ये 15 मार्च का। ये किसको क्रेडिट जाता है? ये इमरान ख़ान को क्रेडिट जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी इस्लाम के लिए इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ये उसको हम सबको सलूट पेश करना चाहिए और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि इमरान ख़ान हमारा लीडर है। और इनके लीडर का नवाज शरीफ की कन्फेशनल स्टेटमेंट ICJ में बतौर कन्फेशनल स्टेटमेंट वहाँ इस्तेमाल हुई है। और डॉन लीक्स के कौन खालिक हैं उस पर तफसीलात में जाए बगैर आप 9 मई के भी जो जिक्र फरमा रहे थे उस पर भी अगर आप आना चाहें तो हमने जुडिशल कमीशन का कई दफा मुतालबा किया। जो तहरीक का ऐलान, अब आप जो तहरीक की बात कर रहे हैं, अब आपको एक बात बता दूं, देखें, जिनको ये गैरत ख़त्म हो गई है, हमारे इदारे अपने हाथों से हम तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, उनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम में इतनी नफ़रत पैदा कर रहे हैं, ये सारा जो तबका अभी टोला बैठा हुआ है, इन्होंने जो इश्यूज़ क्रिएट कर दिए, मुझे बताएं कल बिलाल एजाज को किस कैपेसिटी में 17,000 उसके वोट स्टैंप करके तो उसके ख़त्म करके ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए, ये रिटर्निंग अफसर जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है उसके ज़रिए उसको हरावा दिया गया। इलेक्शन कमीशन वहाँ जराइम की आमाजगाह बना हुआ है और ये बेनिफिशरी है, यानी कोई एक पटिशन हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। तो हर वो काम तो फिर जो हर वो काम देखें, इसमें जो ठेकेदार बने हुए हैं, जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी इनके ज़ेरे कंट्रोल है, उनके ज़रिए उनको इस्तेमाल करके साथ वो सहूलत कारी करा रहे हैं। तो ये जो पैगाम है इससे मसाइल हल होंगे। नहीं तो इससे हम, मुझे बता दें, हमें दीवार के साथ लगा दिया, आपने हमसे बल्ले का निशान छीन लिया, हमारे साथ हम 180 से शायद सीटें जीते हुए हैं, आज भी हमारे पास फॉर्म 45 में शाहबाद की 3 सीटें हम जीत के बैठे हुए हैं। हमें आपने इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी, वो जो निगरान थे, जो आज इनका हिस्सा है, वो जो खा पंजाब हो या यहाँ के लोग हों, वो निगरान इनके सहूलतकारी करते थे। इलेक्शन कमीशन इनका एक लिहाज से पपेट बना हुआ है और इन लोगों के ज़रिए अगर हमें दीवार के साथ लगा देंगे, मुझे आप ऑप्शन बता दें, हम किसके पास जा कर के फरियाद करें कि हमें इंसाफ दे दें, मुझे बता दें किसके पास जाएं। जो इदारे हैं वो डिस्क्रेडिट हो गए। अब अगर अब IMF के हवाले से बात करना चाहें तो एक बात सिर्फ कर दूँ, इन लोगों ने हमारी कंडीशनल हमने सपोर्ट किया था ज़मान पार्क में जब हमारे पास आए थे, हमने कहा था कि जनाब हम सपोर्ट करेंगे, हमारी हुकूमत आएगी तो, और हम इसको उसके साथ कंडीशन थी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, और उसके साथ हमने ये कहा था कि हम उसमें पब्लिक सपोर्ट की जो गवर्नमेंट आएगी रिफॉर्म्स करेंगे, हम रिफॉर्म्स करके जो $18 बिलियन मुफ्त मराद दे रहे हैं ऊपर के शाफिया को, वो हम कम करेंगे, गरीब आदमी के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, और उसके साथ साथ हमने रिजर्व भी बढ़ाने हैं और साथ इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। इन्होंने क्या करना है IMF में, मैं एक बात और कर दूं, इन्होंने क्या करना है, कर्जे और लेने हैं, इन्होंने बिजली गैस के बिल बढ़ा देने हैं, और हमें कहना है कि इनकी भी कंसेंट शामिल है। हमने सिर्फ ये कहा है कि भाई हमारी कंसेंट नहीं है, जो तुमने जुल्म करना है तुम जिम्मेदार हो। आपका पॉइंट हम अगर तहरीक चलाएंगे तो अपने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलाएंगे। कादिर खान मंदोखेल साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो पहले से ऐलान कर चुके कि वो ईद के बाद तहरीक चलाएंगे। अब आज PTI के अकाबरीन ने, इनके लीडर्स ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज की बात की, लॉन्ग मार्च की बात की, तो फिर तो ये अवाम लोगों को, सोसाइटी को, इदारों के ख़िलाफ़ भी उकसाने वाली बातें हैं। ये कहाँ तक जाएगा फिर ये प्रोसेस? बहुत शुक्रिया पराचा साहब। एक तो शोएब शाहीन साहब की बात सुन के कि अदारों से लड़वाने की बातें हो रही है तो बड़ा अच्छा लगा।
कि अब ये भी सोचते हैं कि पता नहीं कौन अदालत से लड़ रहा है या कौन लड़वा रहा है। दूसरी बात आपने मौलाना साहब की है, मौलाना साहब तहरीक चलाएंगे। कल तो हमारा उनके साथ एहतियात था, इस्लामाबाद और कोयटा वाले बलूचिस्तान वाले सेनेट जो इनका एतराज है वो पुख्तनख्वा में है। पुख्तनख्वा में तो वो सीटें जो बेनिफिशरी है वो तो पीटीआई है। तो मौलाना साहब ये भी जरा बता दें कि वो तहरीक कहाँ चलाना चाह रहे हैं। जलसे जुलूस तो सिंध में कर है, कभी उनका कोई एमपी है मैंने राय नहीं है। धांधली उनके साथ हुई है पुख्तनख्वा में वकालत नहीं, आज तो पीटीआई ने ऐलान कर दिया ना, आज तो असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब और बहुत सारे लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि हम पैगाम दे रहे हैं, हम लंबी प्लानिंग करके आएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यकीनन इनके लोग जो मेरे साथ टीवी चैनल में बैठते हैं कि हमें इमरान खान के नाम पे वोट मिला है, तो वो बेचारा तो जेल में पड़ा हुआ है और ये पार्लियामेंट लॉजिस्ट की मजे ले रहे हैं, कमेटियों में भी नाम दे दिया है, अपोजिशन लीडर के लिए भी बेचैन है, एक डिक्टेटर के पोते को अपोजिशन लीडर बना दिया है। तो ये सारी चीजें तो वो मनाता है। इनको तो चाहिए कि वो सारे इस्तीफे देते कि जब तक इमरान खान नहीं बाहर आएगा हम असम्बली में नहीं बैठेंगे। बड़ा स्मूथ इलेक्शन हो गया सदर पाकिस्तान का, बड़ा स्मूथ इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का हो गया। और अब उस सदर के खिताब के मौके पे वो एहतजाज करेंगे तो ठीक है, सदर अपने कान में लगा लेंगे, वो क्या कहते हैं वो ये अभी चले मैं इस सवाल पे आता हूँ नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कौमी असम्बली के इलेक्शन हो गए, सेनेट इलेक्शन आने वाले हैं। आज भी कुछ नाम सामने आए मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, क्या पीटीआई या अब कहें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब फिर सेनेट में वकला को लेके आएगी? बहुत सारे एतराज़ात भी आ रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं, हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ज़रा सेनेट इलेक्शन की तरफ आते हैं। आपकी पार्टी की तरफ से तो आज इसहाक डार साहब का नाम आ गया, सेनेटर परवेज़ रशीद साहब का नाम आ गया। आप क्या समझते हैं, आप एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, कौमी असम्बली में खान साहब ने इन्हसार किया था वकीलों पे, उनको टिकट्स दिए, उनमें से कुछ जीत भी आए, कुछ नहीं आ सके कौमी असम्बली में। क्या अब खान साहब फिर वकला को टिकटें दे सकते हैं, सेनेटर बना सकते हैं? मकसद तो हुकूमत को टफ टाइम देना है ना। कुछ जीत के हम बाहर भी बैठे हुए हैं फॉर्म 45 लेके। ये तो बेहतर खान साहब की तर्जुमानी शुएब शाहीन साहब करेंगे। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो इनकी रविश है, जो एक मुस्तकिल एहतजाज की, झूठे इल्जामात की, रियासत पर हमलों की, वो रविश कोई भी सेनेट में आ जाए वो जारी रहेगी, क्योंकि बानी चेयरमैन की ये उनका जो सोच है सियासी, वो यही है कि हमने दूसरी जमातों पर भी हमला करना है। और देखें, अगर आपको याद हो कि किस तरह धरने के स्टेज से जनाब महमूद खान अचकजई का ठट्ठा उड़ाया था खुद बानी चेयरमैन ने, लेकिन जब उन्हें जरूरत पड़ी अपने इक़्तिदार के लिए और अपनी सियासी सोच के लिए, उन्होंने अचकजई साहब को अपना सदारती उम्मीदवार बना लिया। तो लिहाजा ये उनकी रविश रहेगी। वकला का आना या ना आना, अगर सेनेट में भी पढ़े लिखे लोग आए जो कंट्रीब्यूट कर सकें, मैं यही मेरी यही गुजारिश है, मेरी जो इस्तदा है जी कि कानून से जो कानून को जानने वाले लोग भी आकर अगर बानी चेयरमैन की ख्वाहिश पर बलवाही करेंगे और कागज ही फाड़ेंगे और गैर मौजब नारे ही लगाएंगे, तो फिर पढ़ा लिखा होना या ना होना वो सब बानी चेयरमैन के मिजाज की भेंट चढ़ जाता है। नहीं, जैसे सलमान अकरम राजा साहब हैं या आबिद जुबैरी साहब हैं, बड़े नाम हैं कानून और इंसाफ के मैदान में। अगर शाहीन साहब आपके पास बैठे हुए हैं 2 फुट दूर, उनका भी नाम ले लें। नहीं, शुएब शाहीन साहब का तो मैंने पहले ही नाम लिया। ये जो लॉयर्स की शुएब शाहीन साहब बात हो रही है, आपके अपने रुकन मुंतखब कौमी असम्बली वो बता रहे हैं कि जो क़यादत सामने आई थी उन्हीं की वजह से ये सारी गड़बड़ हुई, लॉयर्स उसमें आगे थे। देखिए, मैं अगर कुछ पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उनमें पॉलिसी डिसीजंस में गलतियां भी होती हैं, ये कई चीज़ें मैंने भी पॉइंट आउट की हैं, लेकिन अपने ग्रुप के अंदर की हैं, कोर कमेटी के अंदर की हैं। मुनासिब नहीं होता कि पॉलिसी डिसीजंस को हम इस तरह पब्लिकली हम उछालें कि जी कहाँ किस जगह पे। हाँ, कोर कमेटी बैठे, हमारे ग्रुप बैठे,
वो गलतियों को पॉइंट आउट करें और वो उसको पब्लिश करें। मेरा ख्याल है कि फिर ये मुनासिब होगा मैं बात करूं। मेरा भी कई एतराज़ात हैं ग्रुप के अंदर, पार्टी के अंदर। यानी आपको भी पार्टी के फैसलों पे एतराज़ात हैं? कई फैसलों पे एतराज़ात हैं, सिर्फ एक पे नहीं। अच्छा। लेकिन होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इससे रिलेटेड मेरे कई एतराज़ात हैं जो हम कमेटी के अंदर करते हैं। कल भी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी, मैंने की हैं। लेकिन ये मुनासिब मैं इसको नहीं समझता कि अगर मेरा एतराज़ पार्टी के अंदर कोई है तो उसको मैं उठा करके पब्लिश करूं या किसी मीडिया हाउस में बैठ के बात करूं। अवाम का हक नहीं है वो जाने कि जिनके पीछे अवाम लगी हुई है वो गलतियां कर रही है क़यादत, तो अवाम को तो हक हासिल है फिर जानने का। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस हवाले से अगर बल्ले का निशान ना छीना जाता हमसे तो कोई इशू नहीं आना था। मुझे बताएं ना, फिर तो क्या इशू था? हमारी अपनी लिस्टें थी, हमारे अपनी पार्टी थी, हमारा पाकिस्तान के आइन को पार्टी के आइन के ताबे कर दिया गया। सबसे बड़ी गलती है ये, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। और इलेक्शन कमीशन की उसी इशू के ऊपर देखें, ANP को 20,000 जुर्माना करते हैं और हमें कहते हैं कि जनाब आप फारे हो गए। इस पे बड़ी बहस हो गई। लेकिन हम इस तफसील में जाए बगैर देखें, आवाम का जो हक, आप सेनेट जाएंगे, आपको टिकट मिलेगी। मैं तो अप्लाई नहीं किया, मैं तो नहीं जाऊंगा। मेरा तो हक है, मैं तो अपने केस को लड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह हम अपना केस जीतेंगे। नहीं, ये जो हम अपना केस जीतेंगे। खुर्रम दस्तगीर खान साहब भी आपकी सिफारिश कर रहे हैं कि 2 फुट आप उनसे दूर, मुझसे 2 फुट दूर बैठे। देखिए, मुझे उनका एहतराम है ज़ाती तौर पर हर अच्छी बात का, मगर एक बात तय है, देखें मैंने तो अप्लाई नहीं किया। मैं समझता हूं कि हम जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ चुके हैं और हम जीत चुके हैं, हमारे पास फॉर्म 45 है, हम अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, तो हम तो फिर इसका मतलब एक्सेप्ट कर लें हमारे वो दोस्त जो इलेक्शन जीत चुके हैं अपने तईं, जो समझते हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 के मुताबिक जो फोर्जरी करके हमें हराया गया है, तो इसका मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम आ चुके हैं, इसलिए हम सेनेट में आ रहे हैं। नहीं तो, तो असेंबली में आ गए, वो नहीं असूल उस पर अप्लाई होता कि वो एक्सेप्ट कर चुके हैं जिन्होंने वोट लिया, जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़े, वो तो जीते हुए, अपोजिशन लीडर बनेंगे, जो स्पीकर का इलेक्शन लड़े, जो डिप्टी। एक शख्स जीता हुआ है, एक शख्स को हरा दिया गया। जो जीता हुआ है ड्यूली नोटिफाइड है, उसको हम कहें कि नहीं तुम असेंबली में ना जाओ, क्यों ना जाए? हमने ये फैसला किया था, ये तो पार्टी पॉलिसी है ना। पॉलिसी ये थी कि जो जीत चुका है नोटिफाइड है वो जाएगा, जो नहीं जीत चुका हमने अपना जो केस लड़ना है, हमने एहतजाज भी करना है, हम कानूनी रास्ता भी अडॉप्ट करेंगे। मगर जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मेरी ये एक पर्सनल राय भी है कि जो अगर इलेक्शन जीत चुका है 45 फॉर्म के मुताबिक, वो अपना केस लड़े, उसको पार्ट ऑफ द सेनेट वैसे भी नहीं होना चाहिए। मंदोखेल साहब, मैं ज़रा सेनेट वाली बात करना चाह रहा हूँ। आज MKM की तरफ से भी प्रोबेबल नाम आ गए, जिसमें फ़रोग नसीम साहब बड़ा नाम है, अगेन वकील हैं, फिर रऊफ़ सिद्दीकी साहब भी नाम आ गए। आपकी पार्टी की तरफ से अभी कोई ख़ास नाम नहीं आए। सिंध में तो बहुत सारी सीटें आपको मिलनी है, कोई 12 के करीब आपको सीटें मिलनी है। सेनेट में तो वाज़ेह अक्सरियत पीपल्स पार्टी की होगी, तो सबको पता है सारा। और बाकी जो आप बात कर रहे थे उस हवाले से शोएब शाहीन साहब से, शोएब शाहीन साहब को भी पता है, इनकी पार्टी को भी पता है कि फैसले जब खान साहब जेल के अंदर है तो फैसले जो जिनकी आत्मी लाठी उन्हीं का बेंस वाला मिसाल है। अब अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का आप हिसाब लगा ले तो सब ने अपने भाइयों को, भांजे भतीजों को वहां फिट किया है। तो ये भी शोएब साहब को पता है, लेकिन चूंकि इनको एतराज है, ये मीडिया पे बोल नहीं सकता है। मेरे ख्याल में इतनी काफी है कि वो पॉलिसी से इख्तलाफ रखते हैं। कादिर खान साहब उन्होंने बताया अभी आपके सामने कि उनको भी शेर अफजल मरवत की तरह बहुत सारे फैसलों पे एतराज है, वो तो कह गए। यही मैंने अर्ज किया कि उसने बता दिया है, लेकिन तफसील वो कोर कमेटी में बताएंगे। तो इसका मतलब ये कि PTI के अंदर हर किसी को ये एतराज है कि पार्टी पॉलिसी क्या हो रही है। शेर अफजल मरवत साहब एक सीधे आदमी है, उसने पूरा का पूरा चट्टा कट्टा खोल दिया उनका कि भाई किस तरह एक डमी पार्टी को ढूंढ लिया है। भाई कम से कम उस डमी पार्टी से आप ये पूछ तो लेते कि भाई आपकी क्या क्राइटेरिया है। मेरे साथ एक शो में बैठे हुए थे, वो हामिद रजा साहब कह रहे थे कि मैंने अपने टिकट पे कोई टेक्निकल वजह थी, तो भाई जो टेक्निकल वजह पे उसको अपनी पार्टी के टिकट पे उसको इलेक्शन नहीं लड़ा, तो आप ये 92 लोगों को या 200-400 लोगों को किस तरह उसके अंदर डाल के और पराए चूजों पे आपने मुर्गी बिठा के, और ये मेरे ख्याल में अमल जो का फ्लॉप हो चुका था। बजाय ये सारे इनके साथ सीनियर वकील है, शोएब शाहीन जैसे, लतीफ कोसा साहब जैसे, तो उनको उसी केस को लड़ना चाहिए
जो उनसे भला छीना गया है सुप्रीम कोर्ट का, वहां रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहिए, उन्हीं के ऊपर इंसिस्ट करना चाहिए। बाकी एहतजाज करना उनका हक है और ये मेरे ख्याल में 5 साल तक यही होगा टॉक शो में और असेंबली में, और इसी तरह 5 साल गुजर जाएंगे। इन लोगों जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। वो आज से ये सोच ले, ये सब्र कर ले कि ये सिर्फ एहतजाज करेंगे, बाकी आवाम की खिदमत में कुछ भी नहीं करेंगे। चलें इधर रुकिएगा नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से इतराज़ात किए जाते हैं। आज भी पीटीआई की क़यादत ने या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जब असेंबली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज भी वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, उनको रिज़ाइन करने का चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन जो मखसूस नशिस्तों पे फ़ैसला किया पेशावर हाई कोर्ट ने, वो तो वही फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का था, तो फिर एतराज़ात क्यों? ब्रेक के बाद बात लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे पिछले सेगमेंट में, लेकिन मैं चूँकि ज़रा ख़वातीन वाली नशिस्तों पे बात कर रहा हूँ, आज भी ये मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लीडर्स ने उठाया। वो कह रहे हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिज़ाइन करें, लेकिन वही फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन ने किया था वही पेशावर हाई कोर्ट ने कर दिया, तो फिर ये इस्तीफ़े क्यों मांग रहे हैं? जी, गालिबन आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की थी कि एक बड़ी सेंस में इनका जो मुतालबा है वो जरूर ये सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएं, लेकिन कागज पर कानूनी तौर पर इनका जो क्लेम था मखसूस नशिस्तों का वो बहुत ही कमजोर था, क्योंकि जिस जमात को इन्होंने ज्वाइन किया उस जमात के जो एक रुकन थे वो भी अपने निशान पर इलेक्शन नहीं लड़े थे, और चूंकि इन सब जो कैंडिडेट्स हैं जो कामयाब हुए और उनके निशान फर्क थे, तो लिहाजा इन सब को जो डलने वाला वोट है वो अब चाहे आके एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की छतरी के नीचे आ गया है, लेकिन वो एक जमात के लिए वोट कंसिडर नहीं हो सकता। ये बड़ी वाज़ेह बात है। तो खान साहब फिर इनके पास बड़े सीनियर लॉयर्स भी हैं, ये डेलिबरेट गलती थी, इग्नोर हुआ इनसे, ये नहीं समझ सके? आप बड़ी वजाहत से बात कर रहे हैं। जी, मैं बड़ी सीधी सी बात है जी, इन्होंने इसको फोर्स ही नहीं किया कि कानून में एक वैक्यूम है, एक खला है इस जगह पे, और इसीलिए अगर हम कहते हैं ना जमहूरी रवायात, जिसका वैसे ये पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कम ही ख्याल रखते हैं, जमहूरी रवायत का तकाजा ये था कि इलेक्शन कमीशन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देता ताकि उस पर एक हतमी राय आ जाए। लेकिन अब चूंकि पेशावर हाई कोर्ट ने एक यूनानिमस लार्जर बेंच की रूलिंग दे दी है, और वही बात की है जो मैंने आपके और दूसरे प्रोग्राम्स में तवातर से कर रहा हूं कि इनका कानूनी केस इंतहाई, कागज के ऊपर इनका केस इंतहाई कमजोर है, इनको लार्जर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन्वोक करने पड़ेंगे, जो अगर अभी भी इनके पास सुप्रीम कोर्ट का चांस है वो करें, लेकिन कानूनी तौर पर इनका केस बड़ा कमजोर है। और इसीलिए अब जब ये सब इकट्ठे हो गए तो कहते हैं जी हमें सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं ये इनका वोट बैंक कागज के ऊपर फ्रैक्चर्ड है, वो एक वोट बैंक नहीं उसको कंसिडर किया जा सकता, क्योंकि उनके निशानात फर्क है। जब वोट बैंक एक अलग करके है, तो अभी भी ये मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ कि ये जिन फॉर्म 45 का ये इशारा दे रहे हैं, ये फॉर्म 45 इलेक्शन एक्ट 2017 की पैदावार है, जिसमें पीटीआई ने भी अपना हिस्सा डाला था। तो पाकिस्तान में जहां भी कोई जमहूरियत की पेशरफ्त हुई है वो धरनों से, एहतजाज से, लूटमार से, आग लगाने से नहीं हुई, वो पार्लियामान में बैठकर कानून साजी करने से हुई है, एक दूसरे से बात करने से हुई है। तो ये जो आज फॉर्म 45 लहरा रहे हैं, इसकी बुनियाद वो कानून है जो मुस्लिम लीग नून के दौर में हमने पास बड़ी अच्छी बात की आपने। अब अगर हमने आगे बढ़ना है तो दोबारा इस तरफ आए, हमारे साथ बैठे, कहें कि जी इस इलेक्शन में ये खराबियां थी, इसको इस तरह ठीक करते हैं, तो इंशाल्लाह अगला इलेक्शन इससे बहुत बेहतर होगा। सो इंशाल्लाह सेनेटी विल प्रिवेल और फिर पार्लियामान अपना वक्त देगी इन मामलात पे। कादिर खान मंदोखेल साहब, जमहूरी रवायात की बात हो रही हैं, आपको या मुझे
कोई इसमें शक है कि अगर बल्ले का निशान नहीं भी था तो वोट तो इनको मिला, ये पीटीआई का वोट था। अब पीटीआई का हिस्से का जो वोट है उसके तनासुब में ख़वातीन की नशिस्तें या अक़लियतों की नशिस्तें आपकी पार्टी को मिल गई, नून लीग को मिल गई या किसी और को मिल जाएं, ये कोई फेयर बात है? अच्छा साहब, ये मुल्क चलता है किसी दस्तूर पे, किसी कानून पे, ये रिक्वेस्ट पे और हमदर्दाना से, क्योंकि मैं एक वेलफेयर ट्रस्ट चला रहा हूँ, कभी कभार जब मैं केस चलाता हूँ, शोएब शाहीन भी वकील है, जानता है, तो वो जज साहब हमें कहते हैं कि आप वेलफेयर ट्रस्ट की बातें ना करें, आप कानून की बात करें। कानून के अंदर अगर कोई मुलजिम रिहा हो सकता है तो रिहा होगा। इस पे तरस खाने का कोई कानून, कोई पाकिस्तान में ना आइन में कानून में कोई। कादिर खान साहब, दो लफ्ज हैं अंग्रेजी के, एक मिनट, हम उसे कहते हैं इन लेटर एंड स्पिरिट। सो आप कह रहे हैं कि इन लेटर नहीं बनता, स्पिरिट तो बनती है ना, इतना तो आप मान जाएं। देखिए सवाल ये कि ये इन्होंने जो अभी शेर अफजल साहब की जो इंकशाफात है जी। या शोएब शाहीन साहब के खदशात है, इस तरह बहुत सारे लोगों के खदशात है। हर आदमी, खान साहब जेल के अंदर सड़ बेचारा पड़ा हुआ है और ये बार मजे लूट रहे हैं। हर आदमी ने अपनी एक वो बनाई है। अब आप मुझे बता दे कि इतनी सारी पार्टियां हैं, इनमें क्या डमी पार्टी ही रह गई है जो टेक्निकल वजूहात पे खुद उनका सरबराह इलेक्शन नहीं लड़ सका, इलेक्शन कमीशन को लिख के दे चुका था। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इन्होंने बड़ी गलती की है। ये इसी आजाद पे रहते, इसी बात पे कायम रहते, इसी तरह कहते हैं कि हमें भले के निशान वापस मिल जाए, तो मैं समझूं कि उस दलाल में, उस इशू में ज्यादा जो ना वो मजबूती थी, बजाय ये कि शॉर्टकट इधर जाने की। अब क्या होगा, न 3 में न 13 में। शोएब शाहीन साहब, आपने दो मेरे मुखालिफ बैठा के अकेले मेरे से और उतना टाइम भी नहीं देते जितना टाइम आपका टाइम है जी, आपका टाइम। मैं सवाल जवाब, आप उनका जवाब दे देंगे। चले पहले मैं जवाब देने दें, फिर आप सवाल भी मेरा यही है कि ये मकसूद जी खान साहब क्या फरमा रहे हैं? मेरा टाइम उनको अपना देना, उनको दे चुके। क्लासिक वकीलों का एतराज जो है वो बोलने से पहले ही कर दिया। नहीं, आप मुझे बता दें जी, बता दें, आप सवाल भी दे दें। ये खवातीन की नशिस्तें जो नहीं मिली आपको, सेनेट पे कितना असर पड़ेगा? देखें, पहले तो मैं जरा जवाब दे दूं। सबसे पहली बात तो ये है, मेरा सवाल छोटा है, वो आपका सवाल का जवाब दे दूं। देखें, सेनेट पर नुकसान हमारा होगा, नेचुरली हमारा होगा, क्योंकि हमारी सीटें जो हमें बढ़नी थी, केपी में बढ़नी थी, सिंध में बढ़नी थी, हमें पंजाब में मिलनी थी, वो हमारे रेशो के हिसाब से हमें नहीं मिली। तो हमें कई जो हमारे कैलकुलेशन नहीं की कि कितना नुकसान तो होगा, लेकिन कितना एक होगा अभी उसकी कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ सेनेटर्स हमारे कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एक बात तो तय है, कम तो होंगे, उसमें तो दूसरी राय नहीं है। एक जो बंदोखेल साहब कह रहे हैं कि मजे लूट रहे हैं, उनको कहो भाई मजे नहीं लूट रहे हैं, हम यहाँ जिहाद कर रहे हैं, हम आप जैसे बातिल के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, आपकी जात की बात नहीं कर रहा, यानी ऐसी कुव्वतों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ डाकाजनी की है। मैं डाकाजनी करने वालों के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ। और हमारी पार्टी इस वक्त हक सच के लिए हैं तो वो तो पार्लियामान में किरदार अदा कर रहे हैं ना, कानून साजी करना होती है। कानून साजी कोई लाए ना, कानून जिसमें हम अपना रोल अदा ना करें, आएंगे ना कवानीन। तो जो भी कोई चीज होगी, देखें कानून के मुताबिक। खान का जवाब तो उनका अच्छा, उससे आगे मैं आऊँ अपने भाई का, खुरम साहब का। जी, वो कहते हैं कि जी 2017 में कानून बना। हाँ। वो हमने भी उसको सपोर्ट किया। जी, वो यही कह रहे हैं ना। अच्छा, बन गया ना। हाँ। अब फॉर्म 45 जो कि कानूनी है, इसको रिजल्ट कहते हैं। अब आपके पास पैसे आ गए जो कि कानूनी तरीके से आए, कोई आके डाकाजनी के जरिए छीन के ले जाए, उसमें क्या कानून को बनाएगी? कानून तो मौजूद है। कानून ये कहता है कि आप इमीडिएटली आप वेबसाइट बनाएंगे, उसके अंदर डाल देंगे। आप रात को आपने नेट बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद EMS के ऊपर कोई सिस्टम नहीं ला रहे। आपने ठप्पे लगा के कल हमारा MNA नहीं हरा दिया, और इससे पहले भी इसी तरह कराए। अगर आपके इदारों के लोग करप्ट हो जाएं और डाकाजनी के जरिए आप उनके सहूलतकार बन जाएं, उनके साथ मिलके आप हमसे सीटें छीन लें, मेरा उसको सवाल कहें कि जिसमें कानून कहां से आ गया? अच्छा, एक बात और, आपसे सवाल कर रहे हैं, सिर्फ एक बात आपसे सवाल, पहले बात खत्म कर लो ना, वो सवाल बात तो खत्म कर लो। ये इलेक्शन आपकी नजर में गलत हुआ है, जिसका तो 8 फरवरी का इलेक्शन भी ठीक था। ये नहीं हो सकता कि दोनों गलत हो, 8 फरवरी भी गलत है। अगर 8 फरवरी गलत था तो फिर आप भी गलत थी। देखें एक बात, और अगर कल वाला गलत हुआ तो फिर 8 फरवरी ठीक था। ये फैसला कर लें। देखें, इलेक्शन के हवाले से हमें बहुत सारे एतराजात हैं, मगर
जिस दिन फॉर्म 45 आ गया, आपके पास एक रिजल्ट आ गया, और वो भी चंद एक लोगों को आपने फॉर्म 47 में फोर्जरी नहीं की, जो बाकी हमारी 80 सीटें थी उसमें आपने फोर्जरी करके फॉर्म 47 फोर्ज बना लिए। आज भी आपके सामने सारी फोर्जरी, नवाज शरीफ समेत। एक सेकंड, अब खुरम साहब बात सुन लेना, आप अपने बात पे बोल चुके हैं, मुझे बात खत्म करने दें। आपके अपने जावेद लतीफ कहते हैं कि जब हम बात करते हैं कि ये हल्का खोलें, कहते हैं नवाज शरीफ का खोल देंगे। आपका अपना निसार चीमा ये कहता है कि मुझे सुबह आकर कहा कि आए आप अपना रिजल्ट ले लें। मैंने कहा भाई मैं झूठ का रिजल्ट क्यों लूं? आपके अपने जो मुस्तफ़ा हैं उसने क्या आकर कहा, और जो आपकी पार्टी के लोग बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड भी ऑन द रिकॉर्ड भी वो इस बात को एडमिट करते हैं। अच्छा मुझे बता चले, पॉइंट आ गया ना, फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के आप ले आएंगे, उसकी क्या वैलिडिटी? पॉइंट आ गया ना। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वक्त जा रहा है, आप मुतमईन हो गए? आखिरी बात, हमने ईएमएम दिया था, आप अगर मशीन के जरिए करेंगे, ईएमएम के जरिए, ये इसका नहीं हो सकता। खान साहब आप मुतमईन हो गए? खुर्रम दस्तगीर खान साहब जी नहीं, मैं सिर्फ ये समझता हूं कि देखिए ये नहीं हो सकता कि जहां ये जीत गए वो फॉर्म 47 दुरुस्त था। नहीं, हमने कहा हम सारे खोलने को तैयार हैं, आ जाएं। केपी के हल्के के भी खोलने को तैयार हैं, आए आप जुडिशल कमीशन बनाएं। अब आपके पास इख्तियार है, बनाएं, हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। कौम ने आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। जिस तरह इंडिविजुअली केसेस हैं, ये रिकाउंट हो रहे हैं, रिकाउंट्स ये हार रहे हैं, तो अब पहले तो 8 फरवरी में जहां जीत के वो इलेक्शन ठीक था एनए काशी गुजरावाला का, कल जब हार गए तो ये फ्रॉड हो गया। चले फॉर्म के ऊपर आप ठप्पे लगाओगे, 17,000 वोट हमारा जाये करोगे रिजेक्ट करके, उसको क्या माने? 8 फरवरी को तस्लीम करना पड़ेगा ना कि 8 फरवरी ठीक। 8 फरवरी को जिन हल्कों में हमें फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 दिया वो दुरुस्त था। चले इंजीनियर आप बनाए, फिर कमीशन बनाए, सारे केसेस लेकर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने वक्त दिया। जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब शोएब शाहीन साहब, आप तशरीफ़ ले आए। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।